बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? कोई मुझे यहाँ से निकालो, कोई मेरी मदद करो। चंदनपुर राज्य में राजा पुष्पराज नाम के एक राजा रहते थे। राजा अपनी रानी और अपनी पुत्री राजकुमारी कीर्ति से बहुत प्रेम करते थे। महारानी, आप दोनों यहाँ महल के बगीचे में क्यों बैठी हैं? महाराज, हम माँ बेटी महल में रहते रहते उब गए थे, इसलिए हमने सोचा यहाँ बगीचे में कुछ देर बैठ जाते हैं। महारानी, अगर आप दोनों महल में रहते रहते उब गई थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। चलिए, हम अभी राज्य की सैर पर चलते हैं। क्या सच में पिताजी? आप हमें सैर पर लेकर चलेंगे? हाँ बिल्कुल राजकुमारी, आज का हमारा पूरा समय आपके और महारानी के नाम। दूसरी तरफ आदित्य नाम का एक गरीब लड़का अपनी विधवा माँ के साथ उसी राज्य के एक गांव में रहता था। वह अपने छोटे से खेत की उगी सब्जियों को बेचकर अपना गुजर बसर करता था। पुत्र, आज तुम बहुत जल्दी उठ गए। माँ, आज मैं जल्दी खेत से सब्जियाँ तोड़ूंगा, क्योंकि मेरी जरा सी देरी पर वहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं और सारी सब्जियाँ खराब कर देते हैं। ठीक है पुत्र, ध्यान से जाना। आदित्य अपनी माँ को बताकर खेतों के लिए निकल जाता है। ये क्या? आज मैं सूरज निकलने से पहले यहाँ आ गया, फिर भी जंगली जानवरों ने मेरी सारी सब्जियाँ खराब कर दी। अब मैं क्या करूँ? आदित्य अपने उजड़े खेत को देखकर वहीं सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा किसान वहां से गुजरता है और आदित्य से कहता है, अरे भाई आदित्य, क्या हुआ? किसान के पूछने पर आदित्य उसे सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर किसान कहता है, वाकई इन जंगली जानवरों ने हम किसानों का जीना हराम कर रखा है। अब तो लगता है हमें किसानी छोड़कर कुछ और करना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मेरे पास तो अपना खुद का घर और खेत भी नहीं है। क्या मतलब आदित्य, ये खेत तुम्हारा नहीं है? वो दरअसल पिताजी के देहांत से पहले मैंने सारे पैसे उसके इलाज में लगा दिए थे। फिर मुझे और पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक सेठ को ये खेत और अपना घर बेच दिया। मगर तुम फिर भी यहाँ काम कर रहे हो, वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि सेठ से मेरा सौदा हुआ था। घर में रहने और खेत में काम करने के बदले मैं अपनी बेची हुई सब्जियों का आधा पैसा सेठ को देता हूँ। ओह, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जिस पिता के लिए तुमने अपना घर और अपना खेत बेच दिया, वो फिर भी नहीं बच सके, और अब तुम्हारी कमाई का आधा हिस्सा भी मुफ्त में चला जाता है। ईश्वर तुम्हें हिम्मत दे। किसान यह कहकर वहां से चला जाता है। आज अगर मैंने सेठ को पैसे नहीं दिए तो वो कहीं हमें घर से निकाल न दे। अभी आदित्य अपने मन में यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी में डूबते हुए एक तोते पर पड़ती है। अरे, ये तो एक तोता है और नदी में डूब रहा है। इससे पहले कि इसकी जान चली जाए, मुझे इसे बचाना होगा। आदित्य खुद से यह कहकर उस नदी में कूद जाता है और उस तोते से कहता है, प्यारे तोते, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। प्यारे तोते, तुम ठीक हो ना? हाँ दोस्त, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं नदी में डूबकर मर जाता। मगर तुम उस नदी में कैसे गिरे?
और तुम्हें तो काफी चोटें भी आई हैं। मैं अपनी माँ और अपने भाई बहन के साथ उड़ना सीख रहा था। उड़ते उड़ते अचानक मैं दूसरे पक्षी से टकराया और घायल होकर नदी में गिर गया। फिर मैं बहते हुए यहाँ आ गया। तोते की यह बात सुनकर आदित्य को काफी दुख होता है, इसलिए वह उस तोते को अपने घर ले आता है। पुत्र, लगता है आज जल्दी ही सारी सब्जियां बिक गई हैं, तभी तुम इतनी जल्दी घर वापस आ गए हो। कहाँ माँ, बेचता तो तब ना जब सब्जियाँ होती। मेरे जाने से पहले ही उन जंगली जानवरों ने सारी सब्जियाँ खराब कर दी थी। आदित्य यह कहकर उस घायल तोते को चारपाई पर लेटा देता है और उसके जख्मों पर हल्दी लगाने लगता है। आदित्य, ये तोता कौन है और तुम इसे अपने साथ क्यों लाए हो? माँ, इसका नाम बिट्टू है। इसे मैं नदी से बचाकर लाया हूँ। बिंदुमती के पूछने पर आदित्य उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर आदित्य की माँ कहती है, कोई बात नहीं बिट्टू, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे और आज से मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। बिट्टू तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसे घर के बाहर खेलता देख आदित्य कहता है, छोटे तोते, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है मेरे दोस्त। अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक सेठ वहाँ आ जाता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ? तुमने मुझे बहुत दिनों से पैसे नहीं दिए, बस वही लेने आया हूँ। सेठ की बात सुनकर आदित्य उन्हें खेत में होने वाली सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सेठ गुस्से से कहता है, बस मैंने तुम्हारा बहुत बहाना सुन लिया। अब या तो तुम मुझे मेरे पैसे दो या फिर मेरा घर खाली करो। सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही रहने की कोई दूसरी जगह। सेठ आदित्य की एक भी सुने बिना उसे और उसकी माँ को घर से निकाल देता है। फिर वो दोनों माँ बेटे दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। पुत्र, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं माँ, देखते हैं क्या होता है। भगवान करे हमें जल्दी से रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। वो दोनों माँ बेटे चलते चलते एक जगह थक कर बैठ जाते हैं। मंत्री जी, आज हम रानी और राजकुमारी के साथ राज्य की सैर पर जाएंगे। आप हमारे जाने की तैयारी करें। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। किस बात पर हमारी बेटी इतनी खुश है? मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आप हमारे साथ आज शहर पर चल रहे हैं। पुत्री, मैं आपको और आपकी माँ को रोज सैर पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन आप तो जानती ही है ना कि प्रजा की सेवा करने में मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। हाँ पिताजी, मुझे पता है कि आप अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाते हैं। राजा अपनी पुत्री और पत्नी से बातें करते करते राज्य की सैर करते हैं। तभी राजकुमारी पेड़ के पास बैठी आदित्य की माँ और उनके पास एक छोटा सा तोता देखती है। पिताजी, वहाँ पर एक अकेली औरत बैठी है, शायद वो किसी मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राजा राजकुमारी की बात सुनकर उस औरत के पास जाते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य की माँ राजा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजा कहता है, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? राजा आदित्य की माँ से बात कर ही रहे थे कि उतने में आदित्य अपनी माँ के लिए पानी लेकर वापस आ जाता है। महाराज, ये मेरा पुत्र आदित्य है। आदित्य, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जी महाराज, ना ही हमारे पास अभी पैसे हैं और ना ही रहने की कोई जगह। महाराज,
मुझे एक औरत की जरूरत है जो मेरा छोटा मोटा काम कर सके। क्यों ना हम बेटी को अपने साथ महल ले चले? नहीं रानी, हम ऐसे कैसे किसी को भी महल में नहीं रख सकते हैं। पिताजी देखिए ना, ये तोता कितना सुंदर है। ये मुझे चाहिए पिताजी। आदित्य, ये तोता तुम मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें इसके बहुत सारे पैसे दूंगा। उन पैसों से तुम अपना घर और एक बड़ा सा खेत खरीद सकोगे और अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकोगे। क्षमा करें महाराज, मैं आपको अपना बिट्टू नहीं दे सकता। तुम मुझे इनकार कर रहे हो, राजा पुष्पराज को इनकार कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें इसकी सजा भी दे सकता हूँ। जी महाराज, मैं जानता हूँ कि आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने तोते को नहीं दे सकता, क्योंकि ये मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। पिताजी एक काम करते हैं, हम आदित्य और उनकी माँ को अपने साथ महल ले चलते हैं। इस बहाने माँ की सेवा भी हो जाएगी और ये तोता भी मिल जाएगा। राजा को ना चाहते हुए भी उन दोनों को महल ले जाना पड़ता है। महल पहुंचकर राजा आदित्य और उसकी माँ से कहते हैं, मुझे तुम लोगों से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए महाराज, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। इतना कहकर आदित्य महल के बगीचे की रखवाली करने लगता है और उसकी माँ महारानी की सेवा। दूसरी तरफ राजकुमारी बिट्टू तोते से अपने दिल की बात करती है। प्यारे मिट्टू, तुम कुछ तो बोलो। क्या तुम कुछ बोलते नहीं हो? प्यारे मिट्टू, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। राजकुमारी यह कहकर अपने सर पर हाथ मारकर हंसने लगती है और फिर खुद से कहती है, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तुम तो बोलते नहीं, तो भला तुम किसी को क्या ही बताओगे। मिट्टू, तुम्हारा दोस्त आदित्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कभी मुझसे बात ही नहीं करता। तोता राजकुमारी की बात सुनकर फिर भी चुप रहता है। थोड़े दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीतते हैं। फिर कुछ दिन बाद महारानी थोड़ी बीमार हो जाती है। महारानी, आपको क्या हो गया है? मुझे आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं अभी आती हूँ। बिंदुमती यह कहकर रानी के लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाने लगती, तभी पीछे से एक सैनिक आकर कहता है, बिंदुमती, आपके बेटे को बगीचे में आपसे कुछ काम है, इसलिए उसने आपको नीचे बुलाया है। वह सैनिक यह कहकर बिंदुमती को अपने साथ ले जाता है। बिंदुमती के जाते ही मंत्री जी रसोई घर में आते हैं। आज तो मैं इस महारानी का काम तमाम करके ही रहूँगा। मंत्री जी यह कहकर शरबत में जहर मिला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिंदुमती वह शरबत लेकर महारानी के पास जाती है। महारानी, आप ये शरबत पी लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है बिंदुमती। महारानी वह शरबत पी लेती है। शरबत पीते ही महारानी बेहोश होकर गिर जाती है और देखते ही देखते वह नीली पड़ जाती है। राजा बिंदुमती को शरबत देते हुए देख लेते हैं और वह उसे कसूरवार समझ बैठते हैं। मूर्ख, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा बिंदुमती को सजा के तौर पर मौत के कुएं में फेंकवा देते हैं, लेकिन बिंदुमती कुएं के अंदर न गिरकर एक पत्थर पर अटक जाती है। दूसरी तरफ सैनिक आदित्य को महल में होने वाली सारी घटना बताता है, जिसे सुनकर आदित्य तुरंत महल में जाता है, जहाँ राजा वैद्य जी से कह रहे होते हैं, वैद्य जी, रानी को क्या हुआ है? महाराज, रानी को एक बहुत ही खतरनाक जहर दिया गया है। वैद्य जी, आप जल्दी रानी का इलाज कीजिए। महाराज, महारानी की जान अब केवल एक जड़ी बूटी ही बचा सकती है। वो जड़ी बूटी काली पहाड़ी पर पाई जाती है। काली पहाड़ी बहुत ही खतरनाक जगह है। वहाँ जो कोई भी जाता है जल्दी वापस नहीं आता। राजा वैद्य जी की बात सुन रहे थे, तभी वहाँ आदित्य आता है और कहता है, महाराज, मुझे नहीं पता कि महारानी के साथ क्या हुआ है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया इनके साथ। भला मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं? महाराज, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मेरी माँ निर्दोष है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूं, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जी महाराज, मैं तैयार हूँ।
जंगल के पिछले हिस्से में जो काली पहाड़ी है, तुम्हें वहाँ जाकर वैद्य जी की बताई हुई जड़ी बूटी को लाना होगा। अगर तुम इस काम में सफल हुए तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। ठीक है महाराज, मैं अभी वो जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। आदित्य यह कहकर वहाँ से चला जाता है। आदित्य को जाता देख मंत्री अपने मन में सोचता है, आज मैं रानी को जिंदा नहीं बचने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इस आदित्य की भी हत्या करनी पड़े। मंत्री अपने मन में यह सोचकर आदित्य के पीछे पीछे चला जाता है। इतनी खौफनाक जगह पर मैं कैसे जड़ी बूटी को ढूंढूंगा? आदित्य अपने मन में यह सोचकर इधर उधर देख रहा था। तभी उसे सामने ही वह जड़ी बूटी नजर आती है और वह जल्दी से जाकर उसे तोड़ लेता है। मिल गई वो जड़ी बूटी, अब मैं इसे जल्दी से महाराज को ले जाकर देता हूँ। आदित्य जड़ी बूटी लेकर काली पहाड़ी से वापस आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे मंत्री जी मिलते हैं। महाराज, मैं जानता हूँ महारानी को जहर किसने दिया है। कौन है वो और तुम उसे कैसे जानते हो? महाराज, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मंत्री जी हैं। मैंने उन्हें खुद देखा था शरबत में जहर मिलाते हुए और अब वो आदित्य के पीछे गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे साथ वहाँ चलिए। तोते की बात सुनकर राजा तुरंत उसके साथ जाते हैं। मंत्री जी, ये देखिए, मुझे जड़ी बूटी मिल गई। जब महारानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हमें जल्द से जल्द ये जड़ी बूटी महाराज तक पहुंचानी होगी। आदित्य यह कहकर जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही मंत्री उसे मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। मंत्री जी रुकिए, आप मेरी पीठ पीछे मेरे सीने में खंजर भोंकेंगे, ये मुझे नहीं पता था। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलिए, इस तोते ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। इसने अपनी आंखों से आपको शरबत में जहर मिलाते देखा था, लेकिन आप रानी की जान क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि महारानी ने मेरी बहन की जगह ली है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जीवित रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बहन का रानी से क्या लेना देना है? मेरी बहन आपसे बहुत प्रेम करती थी, वो आपसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन आपने रानी से विवाह कर लिया। इस सदमे में उसने अपनी जान दे दी। आज मैं अपनी बहन का बदला लेने ही वाला था, लेकिन बीच में ये आदित्य आ गया। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों, बंदी बना लो इस कपटी मंत्री को और डाल दो कारावास की काल कोठरी में। महाराज, ये लीजिए आपकी जड़ी बूटी। अब आप मेरी माँ को मुझे वापस लौटा दीजिए। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने तुम्हारी माँ को मौत के कुएं में फेंकवा दिया था। महाराज, बिंदुमती जिंदा है, वो कुएं के पत्थर पे लटकी हुई हैं। आदित्य तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें बचा लेता है। इधर जड़ी बूटी मिलने पर महारानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। बिंदुमती, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम मुझे जो भी सजा दोगी वो मुझे मंजूर होगी। नहीं महाराज, आप मुझसे माफी मत मांगिए। पिता को माफी मांगता देख राजकुमारी राजा से कहती है, पिताजी, बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। मुझे लगता है आज वो बात कहने का सही मौका है। हाँ बेटी, कहो। पिताजी, मैं आदित्य से विवाह करना चाहती हूँ। राजकुमारी की बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और आदित्य से कहते हैं, आदित्य, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? लेकिन महाराज, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं। कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं। शायद तुम्हारी इन्हीं बातों ने मेरा दिल जीत लिया है।
राजा और बिंदुमती के समझाने पर आदित्य राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर धूमधाम से राजकुमारी और आदित्य का विवाह हो जाता है।